18 नवंबर 1962 की वो रात, संख्या में दुश्मन 1000 गुना बढ़ा। सामने थे चीन की बहुत विशाल सेना, जैसा आपने बोला। तकरीबन 5000 का नंबर बताया जाता है और हम लोग थे केवल 120। किसी को 35 तो किसी को 45 गोलियां लगी। जो ब्रिगेड कमांडर थे, जिसके अंडर में ये 13 कुमाऊं बटालियन थी, उनका मैसेज कुछ दिन पहले आया था मेजर शैतान सिंह के पास, जो इस कंपनी को लीड कर रहे थे, कि आपके पास में 600 राउंड है। जब आपके जवानों की गोलियां खत्म हो जाए तब आप पीछे आ जाए। एक भी आदमी 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, चाहे वो 3000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, हम लड़ेंगे। वी विल फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट। जब उनकी बुलेट्स खत्म हो गई और चाइनीज फिर भी आते जा रहे हैं, तो वो ट्रेंचेस से जंप मार के बाहर निकल के, और जो बंदूक के आगे में वो बेनट लगा होता है, जो एक चक्कू टाइप लगा होता है, उससे भी जाके उन्होंने अटैक किया, उससे भी जाके उन्होंने मारने की कोशिश। ट्रिगर गार्ड में अपनी उंगली डालोगे, ट्रिगर गार्ड में उंगली घुस ही नहीं सकती। ट्रिगर पे उंगली लगाओ, नेकेड फिंगर -25 डिग्रीज में मेटल के ऊपर, वो मेटल के साथ चिपक जाएगी आपकी स्किन। सारे सोल्जर्स की स्किन चिपक गई थी। तब इनकी सारों की उंगलियां वेपन्स के साथ चिपकी हुई थी, हाथ काटे इनके। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने लॉन्च किया, ये सोच के कि 30,000 लोग भेज के कश्मीर में वो कश्मीर को पूरे को हड़प लेंगे। वो उसमें इसलिए फेल हो गए क्योंकि इस 3 साल में हमारी आर्मी ने काफी हद तक अपनी आंखों को मॉडर्नाइज कर दिया था। 18 नवंबर 1962 की वो रात, समय तड़के 2 बजे, ठंड -25 डिग्री, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, सर्द हवाएं और मौत सा सन्नाटा। उसी बर्फ के बीच लद्दाख के रेजांगला दर्रे पर खड़े थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के सिर्फ 120 जवान, और सामने थी चीन की सेना, हथियारों और गोला बारूद से लैस, और संख्या में दुश्मन 1000 गुना बढ़ा। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें हिम्मत, बलिदान, देश प्रेम सब एक साथ गुथे हुए हैं। किताब बैटल ऑफ रेजिंगला में बताया गया है, लड़ाई शुरू हुई, गोलियां बरसी, गोलियां लगी और शरीर छलनी हो गए। किसी को 35 तो किसी को 45 गोलियां लगी, पर कोई पीछे नहीं हटा। आखिरी दम तक हर सिपाही अपनी पोजीशन पर खड़ा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव कुमार मिश्रा और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में बैटल ऑफ रेजिंगला के लेखक कुलप्रीत यादव जी। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। अच्छा सर, हम इस किताब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि 18 नवंबर 1962 का वो दिन आज भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानियों में सबसे ऊपर रखा जाता है। आखिर उस दिन ऐसा क्या घटित हुआ था कि आज भी लोग उस दिन को याद रखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहता हूं कि इस बैटल के बारे में सारे हिंदुस्तान को, खास करके जो युवा लोग हैं, उनको पता चले। देखिए, जैसा आपने बोला, -25 डिग्रीज टेम्परेचर था। रेजांगला बेसिकली एक पास है लद्दाख में, वहाँ पे हमारी सेना तैनात थी। सामने थे चीन की बहुत विशाल सेना, जैसा आपने बोला। तकरीबन 5000 का नंबर बताया जाता है और हम लोग थे केवल 120, और 120 लोग भी 3 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे। हम अपने बंकर्स में, हम अपने ट्रेंचेस में बैठे हुए थे अपने वेपन लेके और इंतज़ार कर रहे थे कि चाइना वाले कब आएंगे। सबसे कमाल की बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना को इस बात का अंदाज़ा था कि चाइना यहाँ पे अटैक कर सकती है। तो जो ब्रिगेडियर रैना,
जो ब्रिगेड कमांडर थे जिसके अंडर में ये 13 कुमाऊं बटालियन थी, उनका मैसेज कुछ दिन पहले आया था मेजर शैतान सिंह के पास, जो इस कंपनी को लीड कर रहे थे, कि आपके पास में 600 राउंड है, जब आपके जवानों की गोलियां खत्म हो जाएं तब आप पीछे आ जाना। इसको आर्मी में ऑर्गेनाइज्ड रिट्रीट बोलते हैं, क्योंकि हम तो आपको गोला बारूद वहां तक दे नहीं पाएंगे, आप थोड़ा सा पीछे आ जाना और अच्छी लोकेशन को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक हम आपको पीछे से आपको गोलियां भी देंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 120 जवानों ने, जब मेजर शैतान सिंह ने उनको बताया, तब उन्होंने ये फैसला किया कि हम में से एक भी आदमी 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, चाहे वो 3000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, हम लड़ेंगे। वी विल फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट। और ध्रुव, मैं आपको सच बात बताऊं तो उन्होंने ये करके दिखाया। दे फॉट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट, यहां तक कि जब उनकी बुलेट्स खत्म हो गई और चाइनीज फिर भी आते जा रहे हैं, तो वो ट्रेंचेस से जंप मार के बाहर निकल के, और जो बंदूक के आगे में वो बेनट लगा होता है, जो एक चक्कू टाइप लगा होता है, उससे भी जाके उन्होंने अटैक किया, उससे भी जाके उन्होंने मारने की कोशिश की। आम आदमी सोच सकता है कि भाई इतनी सारी बातें कैसे पता चली, क्योंकि इन 120 में से 110 लोग तो शहीद हो गए थे, केवल कुछ ही लोग बचे थे। हुआ कुछ इस तरह से, ये तो नवंबर 18 की रात है, हुआ कुछ इस तरह से कि इंडियन आर्मी इन जवानों के बारे में और इनके डिफेंस के बारे में भूल गई कि कैसे इन्होंने चाइना को रोका कि हमारी एयरफील्ड ना कैप्चर कर लें। और वो 1962 का एक बड़ा दुविधा वाला, हिंदुस्तान की बड़ी पीड़ा वाला समय था, और ये जवान वहीं पे ही रह गए बर्फ़ में जमे हुए। जब जनवरी में किसी गडरिये ने, लद्दाख के गडरिये ने इनको देखा, वो लोअर ऑल्टीट्यूड से ऊपर आया अपने जानवरों को लाने के लिए, जब उसने देखा कि जवान आज भी खड़े हुए हैं बंदूक तान के और सबके सीने पे गोली है, उसने फटाफट भाग के आर्मी को बताया। आर्मी ने यूनिट को बताया, यूनिट से हेडक्वार्टर दिल्ली में न्यूज़ आई। उन्होंने ब्रिगेडियर रैना, जो ब्रिगेड कमांडर थे, उनको भेजा। वो रेड क्रॉस को लेके, मीडिया को लेके जब वहाँ पे पहुँचे हैं, आप सोचिए 3 किलोमीटर के एरिया में 3 प्लाटून 7, 8 और 9, और मेजर शैतान सिंह का पीछे कंपनी कमांडर का पोस्ट 3 mm वहाँ पे जो वो है 3 इंच मोटार जो है, वो सब, उसमें सारे सोल्जर्स वैसे ही फ्रोजन है, एज इफ जो लड़ाई का जो लास्ट सीन था, वो पूरा का पूरा वहाँ पे फ्रोजन हो गया था। इसी वजह से इंडियन आर्मी कंक्लूड कर पाई कि कितनी बहादुरी से ये लोग लड़े हैं, और इन्होंने चुशूल एयरफील्ड जो हमारी पीछे थी उसको बचाया है। तो आप ये सोचिए, आर्मी ने बोल दिया कि आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन जवानों ने फैसला किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इसमें मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए और 110 जवान शहीद हो गए, लेकिन इंडियन आर्मी ने भी सबके वैलर को रिकॉग्नाइज किया। इसमें एक परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह साहब को अवार्ड किया गया, साथ में 8 वीर चक्र अवार्ड किए गए, एक कंपनी में 8 वीर चक्र अवार्ड किए गए, और 4 सेना मेडल मिले, और एक मेंशन इन डिस्पैच। बट मैं आखिरी में एक और बात ये बोलना चाहूँगा कि जब आपने किताब पढ़ी होगी तो रियलाइज़ किया होगा कि ये अवार्ड भी कम है, क्योंकि इसमें और बहुत सारे लोगों ने इतनी बहादुरी दिखाते हुए अपने प्राण का बलिदान दिया, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। सर, इसमें जब हम युद्ध की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, तो उस युद्ध में कुछ ऐसी और कहानियां निकल के आई थी कि लोगों ने खुद को मोटिवेट कैसे किया, और उस टाइम हमारे जो सैनिक वहाँ पे थे उनकी सिचुएशन क्या थी? देखिए, मोटिवेट तो ऐसे किया कि कमाल की बात। देखिए आप, ये बटालियन है 13 कुमाऊं। आम आदमी सोचेंगे इसमें सारे कुमाऊं के लोग हैं जी, इसमें एक भी कुमाऊं का आदमी नहीं है। अच्छा। ये सारे के सारे ज़्यादातर 90% लोग जो हैं वो हरियाणा के हैं, और वो अहीर हैं, वो यादव हैं सारे। वेस्टर्न यूपी से कुछ हैं, ज़्यादातर हरियाणा के हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम से ये जो है ये चल रहा है कि अंग्रेज़ों ने क्योंकि 1857 में राव तुलाराम के अंडर में अहीरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी थी, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फियरसेस्ट बैटल मानी जाती है। उस पर मेरी किताब नवंबर में आ रही है, कॉल्ड बैटल ऑफ नारनौल। लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात का आभास हो गया था कि बाकी सारी कम्युनिटीज़ को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन ये कम्युनिटी जो है ये हमारे साथ लड़ाई करेगी, और जैसे इन्होंने लड़ाई किया था प्रॉब्लम करेगी। तो दे टुक अ डिसीजन कि इनको आर्मी में नहीं लेना है।
अब आपको पता है 1857 के बाद में इतनी गरीबी आ गई, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने निचोड़ दिया। सबको पता है हमारी जीडीपी का क्या हाल हो गया। तो फाइनली, लेकिन बहादुर लोग हैं, अंग्रेज तो चालाक बहुत थे भाई, बहादुर लोग हैं, आर्मी में तो चाहिए, लेकिन इनकी रेजिमेंट नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने फैसला किया कि कुमाऊं रेजिमेंट में जितने भी अहीर सोल्जर्स हैं जो लंबे तगड़े हैं, उनको कुमाऊं रेजिमेंट में ले लो। तो कुमाऊं रेजिमेंट में वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में अहीरों ने बड़ी ज़बरदस्त आर्मी की लड़ाई लड़ी। और आज़ादी के बाद लोगों ने सोचा, मेरे रिश्तेदारों ने हरियाणा में सोचा कि शायद हमारी अहीर रेजिमेंट बन जाएगी, लेकिन वो बनी नहीं। आपका मैं सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूँ, जैसे मैं भी 3rd जनरेशन सोल्जर हूँ, एक आर्मी में या नेशनल डिफेंस में फाइट करने का एक कल्चर है। और दादा किशन की जय करके जो हमारा जो वॉर क्राई है, वो पूरे 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ हरियाणा में, उसके गांवों में वो हमारा एक तरह का कल्चर और हमारा एक फैब्रिक है, हमारे डीएनए में है। तो इसीलिए जब ये फैसला किया गया तो जवानों ने, ये लिखा भी हुआ है, जवानों ने आपस में फैसला किया, हम 1857 वाली नारनौल वाली लड़ाई जैसी लड़ाई लड़ेंगे जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उनमें वो एक ऑलरेडी जोश था, जज्बा था, और वो एक अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का एक 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 मतलब जैसा मैंने बोला वो उनके डीएनए में था। तो उस वजह से मेरे को लगता है, बिकॉज सी और कोई रीजन नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज लार्जर देन लाइफ। अनलेस आपके एक एक शरीर के एक एक सेल में अगर ये बसा हुआ हो कि मेरे को अपने भारत की रक्षा करनी है, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, चाहे मेरे परिवार वालों को बाद में कुछ ना मिले, लेकिन मेरे को देश के लिए लड़ना है। जब तक इस तरह की एक भावना जो है, जो लार्जर देन लाइफ है, वो आपके अगर जब तक जहन में ना आए, तब तक ऐसा नहीं कर पाओगे। और मैं क्योंकि उस एरिया का हूँ, वहाँ जाता भी हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ। तो ये हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है। मेरे को लगता है इसी कारण से वो इतनी ज़बरदस्त लड़ाई को लड़ पाए, अदरवाइज कोई रीज़न मेरे को नज़र नहीं आता। इस युद्ध के दौरान बहुत छोटी छोटी घटनाएं भी हुई थी जो एग्जाम्पलरी करेज को दर्शाती हैं सोल्जर्स के। एक घटना हुई थी एनके गुलाब सिंह की और सिंह राम की, तो मैं वो चाहता हूं कि आप उसके बारे में बताएं। देखिए क्या हो रहा था कि जैसा मैंने आपको बोला, 7 प्लेटून, 8 प्लेटून, 9 प्लेटून। 7 प्लेटून को लीड कर रहे थे नायब सूबेदार सुरजाराम, उनके साथ में लगभग 35 सोल्जर थे। जब चाइनीज़ वेपन रेंज में हमारे आते तो हम फायर करते, लेकिन वो इतने ज़्यादा नंबर में थे, आते रहे, हमारे भी सोल्जर साथ में मरते जा रहे हैं। तो जब बहुत कम बचे तो सिंह राम ने और गुलाब सिंह ने सुरजाराम को बोला कि उनकी जो एमएमजी है वहाँ, मीडियम मशीन गन, वो एक मेन कारण है जिसकी वजह से हम लोग सब यहाँ पे मर रहे हैं, हम जाके उसको कैप्चर करते हैं। तो सुरजाराम ने बोला कि ये तो सुसाइड मिशन है जी, कि अगर हम उस एमएमजी को जाके कैप्चर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो पूरा हम जाएंगे तो हम ये तो सुसाइड हो जाए। तो उन्होंने पूछा प्लेटून कमांडर से कि भी आपके पास कोई बेहतर उपाय है? तो बोला मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। बोला सर पीछे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमको पीछे जाना नहीं है, और यहीं खड़े होकर हम उनकी गोलियां खाते रहे, उससे बेहतर ये है कि हम जाके उनके वेपन को ही कैप्चर कर लेते हैं, जो एक इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन सुरजाराम ने वो अप्रूव किया और इन दोनों ने फैसला किया कि हम जाएंगे। तो ये पत्थरों में छुपते हुए आगे गए। लास्ट के 50 मीटर उनको एक समतल एरिया में उनको भाग के, उनके पास 2 LMG थी और उसको कैप्चर करना था। अब आप सोचिए पूरी चाइनीज सोल्जर्स वहाँ खड़े हुए हैं, उनके पास में MMG है। फिर ये वहाँ तक तो पहुँच गए और फिर भागे, और जब ये भागे अपनी वॉर क्राई चिल्लाते हुए, तो सबसे पहले आफ्टर फ्यू स्टेप्स ओनली गुलाब सिंह शहीद हुए। उसके बाद में सिंहराम फिर भी भागते रहे और लास्ट में लीप किया। ही वॉज अ वेरी टॉल पर्सन। वो लीप किया गन के ऊपर, और पीछे से जो सोल्जर देख रहे थे उनको लगा कि ये तो गन के ऊपर ही गिरे, तो शायद उन्होंने कैप्चर कर लिया होगा। लेकिन बाद में जनवरी में जब हमारी टीम, जैसे मैंने गया देखा, तो पता चला कि वो सिंहराम जो है तकरीबन 4-5 फीट जो है उनकी पोजीशन से दूर रह गए थे, तो कैप्चर नहीं कर पाए थे। इस वजह से जो हमारी प्लेटून थी पूरी की पूरी 100% प्लेटून वॉज सैक्रिफाइस्ड, प्लेटून 7। उसके बाद चाइना ने प्लेटून 8 पे फोकस किया, 100% प्लेटून 8 वॉज सैक्रिफाइस्ड। फिर वो प्लेटून 9 पर आए। ऐसी बहुत सारी हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पे थे उस टाइम पे, उनके साहस की बहुत सारी कहानियाँ उसमें। अच्छा, मैं समझना चाहूँगा कि स्ट्रेटेजिकली हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो वेपन्स थे उनके पास,
या फिर कहेंगे सामान युद्ध के, और चाइना के जो सैनिक थे उनके पास जो सामान थे, उनके हथियार ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उनमें कितना अंतर था? और इतने डिफरेंस के बाद हमारे सैनिकों ने कैसे उनसे साहस के साथ मोर्चा थामा? बहुत ही अच्छा सवाल है ध्रुव। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसा हम सबको पता है कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, अब हमारा तब तक गरीब कंट्री इतना गरीब हो चुका था, अंग्रेज हमारे को सब चूस के जा चुके थे, हमारा कुछ भी हमारे पास बचा नहीं था। उस समय हिंदुस्तान की सरकार ने फैसला किया कि वर्ल्ड वॉर अब ये भी ख़त्म हुई है। पूरी दुनिया में उस समय कोई लड़ाई की बात नहीं करता था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, उसके बाद हम 47 की बात कर रहे हैं, 2 साल बाद, तो लोगों को ये लगता था इतने मिलियन लोग मर चुके हैं दुनिया में कि इसके बाद कभी वॉर नहीं होगी। उस समय ऐसा मूड था। तो भारत सरकार ने उस समय फैसला किया कि हम लोग अपनी आर्मी को, पुलिस को, इन सब को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो लेट अस फोकस ऑन एजुकेशन, लेट अस फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट अस फोकस ऑन मेकिंग डैम्स, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में देखेंगे। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उनके पास आर्मी वाले गए, उन्होंने बोला कि आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाए। तो फिर उन्होंने यही फैसला किया जो मैंने लिखा हुआ है, जो हर जगह रिकॉर्ड हुआ है, कि भाई इन पे फोकस बाद में करेंगे, पहले कंट्री की गरीबी को हटाने की कोशिश करते हैं। वी डोंट वांट आर्मी। इनफैक्ट उन्होंने ये तक बोला कि हमारे को इंडियन आर्मी की जरूरत ही नहीं है, पुलिस इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उनको ऐसा लगता था। लेकिन इससे विपरीत जब 1949 में चाइना में अभी जो करंट उनकी जो सरकार है, जिस भी तरह की सरकार है, वो जब आई, उन्होंने जब कंट्री को पूरा कंट्रोल में किया अपने, वो भी इतने ही गरीब थे, उन्होंने फैसला किया कि हम फोकस करेंगे अपने डिफेंस पे और अपनी आर्मी पे। इस वजह से उनके वहाँ पे भुखमरी से बहुत लोग मरे, मिलियंस मरे, ये सारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिकॉर्डेड है। लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स लिए। हम अपनी कहानी पे आते हैं। तो 62 तक जब लड़ाई की बात आई, तब तक चाइना अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुका था। हमारे पास में जवानों के पास में सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उनके पास में ऑटोमेटिक वेपन्स थे। दोनों का रेट ऑफ फायर मैं सिंपल करके बोलूँ तो उसमें करीबन they were able to fire around 20 times quicker than us। आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? और एक छोटी सी बात बताऊं तो हमारे पास क्लोथिंग भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। -24-25 डिग्रीज के लिए तो आपको पता है ऐसे सब जीरो टेम्परेचर में किस तरह की आपको हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग चाहिए, वैसी क्लोथिंग नहीं थी। हमारे पास जो ग्लव्स थे वो इतने मोटे मोटे थे उंगलियों पे कि ऊन लगी हुई थी, और उसमें इस तरह का था कि आप अगर ट्रिगर गार्ड में अपनी उंगली डालोगे, ट्रिगर गार्ड में उंगली घुस ही नहीं सकती। आप ट्रिगर गार्ड में अपने वेपन की उंगली नहीं डालोगे तो ट्रिगर को पुल कैसे करोगे? तो जवान बेचारे अपना ग्लव्स निकाल के और ट्रिगर के अंदर उंगली डाल रहे थे। जैसे ही आप ट्रिगर पे उंगली लगाओ, नेकेड फिंगर -25 डिग्रीज में मेटल के ऊपर, वो मेटल के साथ चिपक जाएगी आपकी स्किन। ओके। और सारे सोल्जर्स की स्किन चिपक गई थी। आपको थोड़ा सा इससे पहले इसमें दोबारा आऊंगा, लेकिन आगे लेके चलते हैं। जब इन सारे जवानों की बॉडीज डिस्कवर की गई, इन शहीदों की, तब इनकी सारों की उंगलियां वेपन्स के साथ चिपकी हुई थी, हाथ काटे इनके। अभी भी मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं। तो अब लेकिन इसके बावजूद भी सोल्जर्स ने यह फैसला किया कि हम उंगली भले ही चिपक जाए लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। और किस तरह से इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, ट्रेनिंग इनकी बहुत अच्छी थी। मेजर शैतान सिंह इसी चीज़ के लिए फेमस थे कि वो जवानों के बहुत करीब थे। तो ये जो चार्ली कंपनी थी और ये जो 13 कुमाऊं बल्कि जो पूरी बटालियन थी, ये उस ब्रिगेड में स्पोर्ट्स में सबसे आगे थी, सबसे फिट लोग इसमें थे। वो सारे प्रूफ्स और वो सारे चीज़ जो है वो मैंने किताब में भी दिए हुए हैं। तो इट वॉज अ वेरी फिट कंपनी, इट वॉज अ वेल ट्रेन्ड कंपनी, इट वॉज 100% मोटिवेटेड कंपनी। एंड उन्होंने ये फैसला कर लिया था, लास्ट मैन लास्ट बुलेट। अब इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठे हो कि सोल्जर उनका दुश्मन का मेरे वेपन के रेंज में आएगा तब मैं चलाऊंगा। अच्छा, गोलियां भी इकोनॉमी से चलानी है, बिल्कुल, क्योंकि आपकी खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल लिमिटेड है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज उन्होंने, आप बोल सकते हैं, पेशेंस, ट्रेनिंग, लीडरशिप, रिसोर्सफुलनेस, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सारी मतलब ये इन सारी क्वालिटीज का एग्जाम्पल मेजर शैतान सिंह और उनके ये 120 बहादुर जवान की कहानी में से जान सकते हैं। कुलप्रीत से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब आपने इस किताब को लिखने का फैसला किया तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया था?
मैं कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे इस बैटल के ऊपर लिखना है? ध्रुव, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। रेजांगला के ऊपर कभी किसी ने कोई कहानी नहीं लिखी आज तक। और जब मैं मेरे फादर एयरफोर्स में थे, जब मैं छोटा था, तो मेरी मैक्सिमम स्कूलिंग चंडीगढ़ में हुई है। मेरे मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। तो जब मैं स्कूल में गांव में आता था तो गांव में देखता था कि हमारे एरिया में, मैं कोसली गांव का रहने वाला हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी बड़ा गांव है। उस गांव की डिस्टिंक्शन है कि उसने मैक्सिमम डिफेंस ऑफिसर्स पैदा किए हैं। मैक्सिमम डिफेंस ऑफिसर्स इन इंडिया हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम द विलेज कोसली, विच इज़ अगेन जनरल नॉलेज थिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट। बट कहने की बात यह है कि उस पूरे एरिया में ना फौज, आर्मी ऑफिसर बनना है, जवान बनना है, सैनिक बनना है, ये पूरा एक जज्बा है। मैं छुट्टी आता था, किसी भी गांव में जाऊं, मामा के गांव में जाऊं, चाचा के गांव में जाऊं, अपने गांव में जाऊं, कहीं भी जाऊं, हर जगह शहीदों के इन्होंने पंचायत के लेवल पे इन्होंने वो बस्ट बनाई हुई है जी। और उनका मेमोरियल बनाया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाके सल्यूट करते हैं और अच्छा लगता है बच्चों को देख के। तो एक भावना है कि भी रेजांगला में हमने लड़ाई लड़ी थी, नारनौल में हमने लड़ाई लड़ी थी, और भी बहुत सारी लड़ाई हैं, उनमें मैं नहीं जाऊँगा। तो एक भावना है। तो मैं बड़ा मोटिवेट फील करता था एज ए यंग चाइल्ड। मैं चंडीगढ़ में आके अपने दोस्तों को बताता था कि यार रेजांगला में मेरे रिश्तेदारों ने ऐसे लड़ाई लड़ी, ये वो। और सब बच्चे बोलते थे रेजांगला ये क्या होता है, किसी को पता ही नहीं था। मेरे फादर की पोस्टिंग पुणे हो गई। नौरोजी वाडिया कॉलेज एक बहुत अच्छा पारसी कॉलेज है, इंटरनेशनल कॉलेज है, वहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, बीएससी साइंस की मैंने, और वहाँ पे भी किसी को पता नहीं था। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। जब मैं नेवल ऑफिसर्स अकेडमी गया जनवरी 1991 में, तब मैंने सोचा भाई अब तो मैं फौज में आ गया हूँ, यहाँ तो सबको पता होगा रेजांगला का। हमको सारी बैटल्स पढ़ाई गई, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 की पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की पढ़ा रहे हैं, और दुनिया भर की अनरिलेटेड बैटल्स पढ़ा रहे हैं। इंडिया की भी कुछ बैटल्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन रेजांगला की नहीं पढ़ा रहे। मैं रेजांगला के बारे में, फिर मैंने 23 साल यूनिफॉर्म पहनी, मैंने 3 शिप कमांड किए, मैं हर जगह गया। मैं आपको सच बात बताऊं तो मेरे को एक भी ऑफिसर और जवान नहीं मिला हु इज़ नॉट फ्रॉम हरियाणा जिसने कभी भी रेजांगला के बारे में सुना हो। तो मैंने सोचा भाई इतनी गंभीर लड़ाई, इतनी ज़बरदस्त लड़ाई, इसके बारे में जानते नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं किया। मेरी राइटिंग की जर्नी शुरू हुई थी फिक्शन से, और जब करते करते जब एक स्टेज पहुंची, तब मेरे को याद है, ये 2018 की बात है शायद, सर्दियों की। मैं घर में बैठा हुआ था, मैं रिटायर हो चुका था और कहानीकार बन चुका था, और एक दिन सुबह 4 बजे मेरी आंख खुलती है, मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठता हूँ। बड़ी फिल्मी आपको बात लगेगी, लेकिन आई कुड विजुअलाइज द सीन टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट। और मेरे को लगता है कि यार ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, दादा किशन की जय बोल रहे हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, एक इतने बड़े एरिया को, लद्दाख को बचा रहे हैं, क्या ये उन गांवों के ही हीरो रहेंगे कि इनको देश का हीरो बनना चाहिए? तब मेरे को लगा इनको तो देश का हीरो बनना चाहिए, और इस कहानी को कौन लिखेगा? अब मैं आर्मी का नहीं हूँ। आम आदमी को सुनने में लगता होगा कि भाई आप नेवी के हो, कोस्ट गार्ड के हो, तो आप आर्मी के बारे में कहानी लिख सकते हो। उस समय के मनूवर्स अलग थे, और आर्मी एक बिल्कुल डिफरेंट टेरेन पे वर्क करती है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर बड़ी अलग चीज़ है। लेकिन मैंने फिर एक फ़ैसला लिया ध्रुव, मैंने बोला इस कहानी को मैं लिखूँगा, सच्चाई से लिखूँगा, एकाग्रता से लिखूँगा, और रिसर्च करके लिखूँगा। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मेरा एक ही ब्रदर है, आई डोंट हैव अ सिस्टर, आई जस्ट हैव अ ब्रदर, एंड ही इज़ अ आर्मी ऑफिसर and he's a retired full colonel, and I spoke to him and I said he's younger to me, and I said ये लिख रहे हैं। Okay. He said भैया ये तो बड़ी मुश्किल होगी, और उस समय की इन्फॉर्मेशन कहाँ से? पहले उन्होंने मेरे को थोड़ा डिस्करेज किया, बोला बड़ा मुश्किल होगा। मैंने बोला मैंने तो लिखनी है। तो बोला ठीक है, आप लिख रहे हो तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। इसमें मैंने एक्नॉलेजमेंट में भी लिखा है कि जिस जिस जगह पे मैं ट्रैवल किया जी, उस जगह पे मेरा ब्रदर साथ में था। उसने एक एज अ साइलेंट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और बाद में जब पूरी राइटिंग की गई तो उसकी टेक्निकल करेक्टनेस, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वर्क फॉर 22-23 ईयर्स, तो वो सब उसने की। तो मेरा पूरा जो मैंने आपको चेन ऑफ थॉट बताया किस तरह से आया, फिर ये किताब लिखी गई। मैंने सबसे पहले तो 5000 शब्द का प्रपोजल बना के पेंगुइन रैंडम हाउस को भेजा, और उनको बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने अप्रूवल दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है पूरी किताब लिख के भेजिए। फिर मैंने पूरी किताब लिखी, करीबन मेरे को 2.5 साल लगे। जब मैंने अपने पिताजी को बताया तो मेरे पिताजी एयरफोर्स के से रिटायर्ड थे, बड़े खुश हो गए, और हर रोज़ पूछते रहते थे मेरे से, बेटा तेरी किताब कब आ रही है, रेजांगला किताब करे। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर किताब को नहीं देख पाए। अच्छा सर, मार्च में वो गुजर गए, और किताब जो है वो नवंबर में। सॉरी, आई एम गॉट अ रियली इमोशनल। या इट्स इमोशनल थिंग। जब आप रिसर्च कर रहे थे और आप शहीदों के परिवार से मिल रहे थे, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स से मिल रहे थे, तब आपके पास ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई कहानी
उन शहीदों के परिवार से या उन बचे हुए ऑफिसर्स से निकल के आई जिसने आपको अंदर तक झकझोरा कि यार ये चीज़ शायद लोगों तक नहीं पहुंची, ये पहुंचना बहुत ज़रूरी था? मैंने कुछ एक तो एपिलॉग है जो नायब गुलाब सिंह के घर गया, उनकी वाइफ से मैं मिला, बहुत इमोशनल था वो सीन। मैं तो डिस्क्राइब भी करते समय भी इमोशनल हो जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि रीडर्स उसको पढ़ें। बहुत सारे और जब शहीदों के घर गया, मैं सिंग्राम के घर गया, और कमाल की बात यह है कि सिंग्राम के बेटे ने भी बाद में आर्मी ज्वाइन की जी। इन शहीदों के बहुत सारे शहीद होने के बाद भी बहुत सारे शहीदों के परिवार में उनके बच्चों ने भी आर्मी ज्वाइन की। कोई कुछ लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया। थर्ड जनरेशन भी हाँ, सेकंड थर्ड जनरेशन भी थे। तो मैंने तो इन हाउसेस को अप्रोच किया एज ए टेम्पल। भाई ये तो भारत माता के शहीदों का घर है, तो मेरे लिए तो ये मंदिर है। तो मैंने तो उसी तरह से, उसी भावना से बात की। गरीब परिवार के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरह का प्यार दिया और जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, फोटोग्राफ्स थे, कईयों ने लेटर लिखे हुए थे घर में उस समय के, वो उन्होंने शेयर किए। मैंने कईयों की कैंडिड फोटोग्राफ्स मैंने डाली हैं, शहीद परिवारों की भी। बहुत प्योरिटी के साथ उन्होंने मेरे को ट्रीट किया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये बात मेरे को और भी ज़्यादा अच्छी लगी कि बहुत सारे लोग तो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। जब मेरी किताब अंग्रेजी में आई तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को लिखा, सर हिंदी में कब आएगी, हिंदी में कब आएगी। मेरे पब्लिशर ने डिसीजन लिया कि हम हिंदी में पता नहीं करेंगे, तो टाइम लग रहा था। आपको ध्रुव ये बात जान के बड़ी बड़ी हैरानी होगी, बड़ी खुशी होगी कि भारत सरकार ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसका फिर फाइनली आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिंदी का संस्करण निकाला। अरे वाह। तो उसके बाद ये परिवार में गांव तक गई, तो सब परिवार वालों ने पढ़ा हिंदी में, तो पूरा वो मतलब जर्नी शुरू हुई। अब ये मराठी में ट्रांसलेट हो रही है फिलहाल, और मैं चाहता हूँ कि बाकी और लैंग्वेजेस में भी हो। बिल्कुल। अच्छा सर, जब आप गुलाब सिंह जी के परिवार से मिले, उनकी वाइफ से मिले, तो उसमें एक कहानी है, तो मैं चाहूँगा आप उस कहानी को बताएं। बहुत इमोशनल कहानी है, मैं इमोशनल हो जाऊंगा, तो मैं कैसे बताऊं, मैं सोच रहा हूं। लेकिन हाँ, ये है कि जब मैं गया तो वो एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी बाहर घर के, और मैंने जब नाम लिया तो वो एकदम सदमे में आ गई और वो ज़ोर से चिल्लाई, और वो चिल्ला के अंदर चली गई। तो मेरे को लगा ये क्या हो गया है। बाद में एक और 55-60 ईयर्स के एक सज्जन बाहर आए, तब उन्होंने बताया कि मेरी मदर है और गुलाब सिंह की वाइफ है, और शी वॉज कैरिंग मी, मैं उनके पेट में था और मैं अकेला बेटा हूँ। और उन्होंने भी एयरफोर्स ज्वाइन की, एयरफोर्स से उस समय रिटायर हुए थे। तो बातचीत हुई उनके घर में, ड्राइंग रूम में बैठा। फिर मैंने बोला कि फ़ोटोग्राफ हो सकती है उनके साथ में। तो उस समय तक 1 घंटा बीत गया था। तो वो गए अंदर, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो वो तो ट्रेडिशनल रीजन के ड्रेस में ही थी। मैंने बोला यही ठीक है, तो आई और फोटोग्राफ हुई। जी। और शायद उन्होंने लेटर भी लिखा था गुलाब सिंह जी को, और वो पहुंच नहीं पाया था। जी। तो इस बात को तो मैं चाहूँगा लोग पढ़ें, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैदान में थे गुलाब सिंह जी, युद्ध के मैदान में, पर उनको ये नहीं पता चला था कि उनके बेटा होने वाला था, और ये वो आखिरी लेटर उन तक नहीं पहुंच पाया था। 1962 की लड़ाई को हम किस नज़र से देखें, कि ये एक रणनीतिक चूक थी या राजनीति से भी लोग इसको जोड़ के देखते हैं? तो मैं इस बारे में थोड़ा सा समझने। देखिए, मैं तो यूनिफॉर्म पहनी है 22-23 साल तक, तो मैं इसका पॉलिटिकल आंसर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसका ए पॉलिटिकल एजुकेटेड इंडियन, प्राउड इंडियन सिटीजन होके मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। देखिए, हाइंडसाइट में बहुत बोला जा सकता है, इस सरकार ने ये किया, उस सरकार ने वो किया। मेरा अपना मानना यह है कि चूक ज़रूर है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। चूक ज़रूर है क्योंकि हम चाइना के इंटेंशन को भाप नहीं पाए। हम उनके साथ बॉर्डर की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी इंटेंशन को भाप नहीं पाए कि अगर हम बॉर्डर की मीटिंग पे कंक्लूसिवली कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो चुपचाप इस तरह का अटैक कर देंगे, और इतना फियर्स अटैक कर देंगे। ये राजनीतिक इसको हम भूल बोल सकते हैं। हमने अपनी डिफेंस को मॉडर्नाइज नहीं किया और गरीबी पे फोकस किया। अब ये भूल है, नहीं भूल है, ये तो हाइंडसाइट में हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस समय गवर्नमेंट की ये डिसीजन थी। किसी भी लीडर, कॉरपोरेट में, लाइफ में, हर लीडर के पास में हमेशा ऑप्शंस रहती है कि ये चीज़ चूज़ करूं या ये चीज़ चूज़ करूं। वो अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी थिंकिंग के अनुसार बेहतरीन चीज़ चूज़ करता है। बाद में वो चीज़ अगर गलत निकल जाती है तो बहुत लोग सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल पूछना भी चाहिए। उसी तरह से हम अपनी थॉट्स को रिफाइन करते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी भूल थी और इसका असर हर जगह देखा गया, इंटरनेशनली ऑल्सो, और आई थिंक पूरे हिंदुस्तान की जनता का कॉन्फिडेंस इससे टूट गया। लेकिन आप एक बार हार सकते हो, लेकिन आप बार बार नहीं हार सकते। उस हार को हमने अपनी शक्ति बनाया और हमने ये फैसला किया कि हम अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करेंगे, एयरफोर्स नेवी को मॉडर्नाइज करेंगे, हम अपने देश को मॉडर्नाइज करेंगे, नए वेपन खरीदेंगे, हम अपने देश में टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे ताकि हमारे डिफेंस प्रोडक्शन इंप्रूव हो सके। और वो हुआ उस वजह से जब 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने लॉन्च किया, ये सोच के कि 30,000 लोग भेज के कश्मीर में वो कश्मीर को पूरे को हड़प लेंगे, बैटल ऑफ हाजीपीर जिसके लिए मैंने अगली किताब लिखी, वो उसमें इसलिए फेल हो गए क्योंकि इस 3 साल में हमारी आर्मी ने काफ़ी हद तक अपने आप खुद को मॉडर्नाइज कर लिया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि 62 अगर नहीं हारते या चाइना हमको अटैक नहीं करता तो शायद हम सोते रहते, या जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, और 65 में हमारे को ग्रेटर नुकसान होता, शायद कश्मीर हाथ से चले जाता। बड़ा मुश्किल है, स्पेकुलेट कर रहा हूँ, और 71 में भी क्या होता हमको पता नहीं है। लेकिन 62 ने हमको चौकन्ना कर दिया और ये बात, इस बात की वजह से 65 हम जीत पाए और 71 जीत पाए। और आज हमारी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है वो वन ऑफ द टॉप डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड की मानी जाती है। जब आप इस किताब को लिख रहे थे तो इस किताब को लिखते वक्त सबसे डिफ़िकल्ट टास्क क्या था? लाइक कि फैक्ट्स के बारे में रिसर्च करना, या फिर जब आप परिवारों से मिल रहे थे या उन वीरों की कहानी जब आपके सामने आ रही थी तो आप अपनी भावनाओं को जैसे कंट्रोल कर रहे थे लिखते वक्त, तो सबसे मुश्किल चीज़ें क्या फेस करी आपने? सबसे मुश्किल चीज़ मैंने ये फेस की कि ये एक तरह से हमारी इतनी सेक्रेड कहानी है, ये एक पवित्र कहानी है भारत माता की, और मेरे को अगर ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कि मैं इस कहानी को लिखूं, तो मैं इस कहानी को अपनी पूरी क्षमता से, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, सच्ची तरह से मैं इसको पेश करूं। इसमें कोई भी नॉन फिक्शन एलिमेंट या फैक्ट रॉन्ग हो या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना आए, इसकी प्योरिटी और इसकी सेक्रेटनेस, पवित्रता इसकी इंटैक्ट रहे। मैंने इस चीज़ को कोशिश किया है, बिकॉज अब मैं इस कम्युनिटी को भी बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को लगा कि कोई लोग ये ना सोचें कि भाई आप अपनी कम्युनिटी की किताब लिख रहे हो तो आप बायस्ड हो। इसने मेरे पे और प्रेशर डाल दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि अब ये मेरे लिए और ज़्यादा अहम हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा ध्रुव, इट इज़ बीन ऑलमोस्ट 4 years नाउ बुक के आने तक। आज तक मेरे को एक भी इंसान ने मीडिया में, पर्सनल मैसेजेस में, हर तरह के, हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के हिंदुस्तान के लोगों ने इसको पढ़ी है, कुछ अंग्रेज़ों ने भी पढ़ी है। मेरे को आज तक किसी भी ने, ये जो मैंने कम्युनिटी वाली बात है उस पर किसी ने कोई पॉइंट आउट नहीं किया, या किसी ने इंडियन आर्मी ने, या जो बहुत जनरल्स हैं, कुछ 1-2 जनरल्स हैं तो इसको बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी इसको रिव्यू किया, किसी ने भी ये नहीं बोला कि इसमें कोई बायस है या इसमें कोई छोटी सी भी गलती है। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रेशर वाली चीज़ थी। इसको मैंने अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी से किया, और आज 4 साल हो गए हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आई, और ये एकदम करेक्ट हूबहू रिप्रेजेंटेशन है बैटल का। मैं चाहता हूँ कि मेजर शैतान सिंह जो उस टाइम को इस रेजिमेंट को लीड कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, ताकि आज के युवाओं को उनके बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में और उनकी ट्रेनिंग, जैसे वो अपने सैनिकों से मिलते जुलते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेजर शैतान सिंह जैसे लीडर्स इंडियन आर्मी में बहुत कम हुए हैं। ये एक ज़माना था जब हम 1962 की बात करें तो उस समय ऑफिसर्स कौन बनते थे? रॉयल फैमिली के लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, एक बहुत सॉर्ट आफ्टर करियर होता था। ऑफिसर्स जवानों के साथ मिंगल नहीं करते थे, ये क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड था अंग्रेज़ों के टाइम से, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अपने आप को अफसर बना लेते थे, जवान अलग अलग रहते थे, अलग क्वार्टर्स होते थे, अलग डाइनिंग हॉल होता था, और कल्चरली भी सारी चीज़ें अलग होती थी। ऑफिसर जवान अलग अलग ही रहते थे, तो एक ना उनमें एक डिफरेंस होता था। ऑफिसर्स अंग्रेजी बोलेंगे, जवान हिंदी बोलेंगे।
लेकिन जहाँ तक मेजर शैतान सिंह के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी प्राप्त की, उस समय के जो ऑफिसर्स जिनसे मैं मिल पाया, उस समय के जवान जिन्होंने उनके साथ डायरेक्टली काम किया, उनसे जब मेरे को पता चला कि वो एक सोल्जर फ्रेंडली ऑफिसर थे, जो सोल्जर्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। तो इससे होता क्या है कि जो आज हमको सिखाया जाता है ऑफिसर्स को कि आप सोल्जर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ताकि आप उनकी नब्ज पहचान सको, ताकि आपको पता चले कि भी एक्चुअल में क्या हो रहा है। बिकॉज अगर आप अलूफ हो तो आपको पता ही नहीं होगा। तो वो एक तो ये इसमें बहुत साथ थे। दूसरा क्या है, वो बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे। तो जब हम बात कर रहे हैं, देखिए जब ये पूरा बैरन एरिया था, राइट, पूरे पास में 7 प्लेटून कहाँ होगी, उसका 2 इंच मोटार कहाँ लगेगा, 8 प्लेटून को कहाँ रखेंगे, उसका 2 इंच मोटार कहाँ लगेगा, 3 इंच मोटार कहाँ होगा, मेरी कंपनी कमांड कहाँ होगी, 9 प्लेटून कहाँ होंगी, क्या क्या कोड वर्ड यूज होंगे डायरेक्शन के लिए जी। ये सारी जो होते हैं, ये एक अच्छा टेक्नीशियन जो होता है, टेक्नीशियन जो होता है, वो पता कर सकता है। तो टेक्नीशियन बहुत अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने इन गन्स की साइटिंग, इसको साइटिंग बोलते हैं, वो बहुत अच्छी की थी, जिस वजह से हम और ज़्यादा अच्छा डिफेंस कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब लड़ाई नहीं हुई उससे पहले वो लंबे अरसे तक इस कंपनी के साथ में थे। तो इस कंपनी के साथ में वॉलीबॉल खेलना, हॉकी खेलना, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना फॉर स्पोर्ट्स, एंड एट द सेम टाइम अच्छे से ट्रेन करना इनको। तो एक अच्छा लीडर जब लोगों को अच्छे से ट्रेन करके लेकर आता है, उनके क्लोज होता है, तो वो मैं बोलता हूँ एक फाइटिंग मशीन, एक फाइटिंग यूनिट बन जाती है। तो ये यूनिट इतनी ज़बरदस्त बनी हुई थी, और इसके तो लीडर वो थे। तो मेरे को लगता है जब लोग किताब पढ़ेंगे तो एक एक जगह पे उनके इन पहलुओं को देखेंगे, और इन पहलुओं से लोग सीख पाएंगे। मेरे अंडर में, चाहे ये मैं आम हिंदुस्तानी को बोल रहा हूँ, आपके अंडर में 5 आदमी काम करते हैं, 500 आदमी काम करते हैं, 5000 आदमी काम करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आप लीडर हो, आपको लीड करना है। एंड अनदर थिंग, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। इन्होंने अपनी खुद की जान को सैक्रिफाइस कर दिया। ही ट्राई टू रीटेक प्लेटून 7 जब खत्म हो गई, तो उन्होंने, वो जब कंपनी कमांड में थे, उन्होंने बोला प्लेटून 7 को दोबारा रीटेक करने की कोशिश करते हैं। वो बाहर निकलते हैं, वो कुछ फायरिंग करते हैं, और फिर उनके एक एमएमजी जो है, जो मैंने बोला था एमएमजी थी, एमएमजी उनके पेट में लग जाती है। और इसके बाद भी जब जवान उनको लेके जा रहे हैं वहां से कि सर आपको नीचे लेके चलते हैं, आप सेव हो जाओगे, तो जब उनको एहसास होता है कि वो सेव नहीं हो सकते, तब वो अपने उनका जो सबसे क्लोजेस्ट जवान है, उसको बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरे को तो यहीं छोड़ दो, और तुम जाओ नीचे। कमांडिंग ऑफिसर हैं 13 कुमाऊं के लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा जी, उनको बताओ कि उनकी कमांड के अंडर में जो चार्ली कंपनी थी, उसने किस बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी है। तो जवान जो होता है फिर भी बोलता है नहीं सर। फिर जवान उनकी बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, तो हाथ डालता है, तो देखता है उनकी बेल्ट के नीचे में उनकी पूरी जो इंटेस्टाइन है वो निकल चुकी है। तो उनको पता चलता है कि भाई बचने की तो चांस नहीं है, तो 10-15 मिनट 20 मिनट वाली बात है। तो उनको वहाँ बहुत अच्छी जगह पे, जो भी उनको बेस्ट स्पॉट दिखता है, वहाँ उनको बैठा देते हैं बर्फ़ में, और फिर वो चले जाते हैं, और उनकी बॉडी 3 महीने बाद एग्जैक्टली वैसे ही मिलती है, उसी जगह पे, उसी सिचुएशन में, फ्रोजन। और उस समय जो जवान गए थे जो देखने के लिए, इनफैक्ट ये रिकॉर्डेड चीज़ है कि वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बस अभी उठेंगे और ऑर्डर देंगे। इट वॉज एब्सोल्युटली फ्रोजन एंड इट वॉज वेरी पीसफुल। ही वॉज स्टिल एट हिज पोस्ट। और आपने किताब में ये भी मेंशन करा है कि जब वो जवान जाते हैं और कंपनी कमांडर को बताते हैं कि बटालियन कमांडर को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है वहाँ पे, पर कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, उनका कोर्ट मार्शल तक करने की बात कही जाती है। ये बहुत ही दर्दनाक एस्पेक्ट है स्टोरी का, लेकिन जो हमारे लोगों को कंपनी कमांडर ही ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ, जब वो जाके ढींगरा साहब को बताते हैं तो ढींगरा साहब को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि ये तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली क्या है कि इसको 2 तरह से देखा जा सकता है। मैं इसको इस तरह से मानता हूँ कि देखिए, जो ढींगरा साहब हैं, उनके अंडर में केवल चार्ली कंपनी नहीं है, उनके अंडर में अल्फा ब्रावो कंपनी है, वहाँ पे भी फायरिंग चल रही है, थोड़ी छोटे लेवल की, और उनके पास में अल्फा एंड डेल्टा ब्रावो कंपनी उनके पास में है जो रिजर्व है, और वो इसके साथ अपने ब्रिगेड के साथ में भी जुड़े हुए हैं, राइट। उनको ये लग रहा है कि ये जो जवान आए तो 19-20 साल के हैं, बिल्कुल लहूलुहान है, और उनको लगा है कि एक बैटल में क्या होता है कि आप हेलुसिनेट करने लगते हो
कि ऐसा हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा होता है। ये एक बैटल में एक आम चीज़ है। तो उनको लगता है ये जवान जो है बहुत घबरा गए हैं, क्योंकि इनके साथी जिनके साथ कल तक खा रहे थे पी रहे थे वो सब शहीद हो गए होंगे, तो इनका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। तो पहले तो उनको समय देते हैं कुछ। तो उनमें से रामचंद्र जी अभी भी ऑनररी कैप्टन बन के रिटायर हुए हैं, वो अलाइव हैं आज की डेट में, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो श्रोतागण है वो देख सकते हैं, उन्होंने इस बारे में जिक्र भी किया है। तो वो बोलते हैं जब उनको, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम जाके आराम करो। 2-3 महीने बाद जब वो दोबारा बात करते हैं, 1 महीने बाद, तो बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। क्योंकि उस समय इंफॉर्मेशन बार बार ढींगरा साहब के पास ये आ रही थी, द एंटायर इंडियन आर्मी फ्रॉम इन एवरी कॉर्नर ऑन द बॉर्डर फ्रॉम कश्मीर टिल अरुणाचल प्रदेश हैज बीन डेसिमेटेड. That was the information he was getting, and thousands of people have been captured, killed, brigadiers and lieutenant colonels have been taken into custody. It's a fact. Yes. Right? So उनको लगता था कि यार ये क्या बोल रहा है, ये जवान 19 साल का गांव का लड़का 20 साल का ये क्या बोल रहा है। लेकिन जब बाद में जब ये लोग जाते हैं और जब ये सब कुछ ढूंढते हैं, तो इनको मेजर शैतान सिंह की बॉडी नहीं मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा आगे तक ले गए थे सेव करने के उस टाइम में, मैं जैसा बता रहा जी। था। तब वो इनको कांटेक्ट करते हैं, फिर जैसा इन्होंने मेरे को बताया कि ये वहीं पे थे, इनको भी शायद साथ में लेके गए थे, तब ये बोलते हैं कि मैं बताता हूँ कहाँ है, क्योंकि मैंने ही तो छोड़ा है वहाँ पे। फिर वहाँ जाके वो दिखाते हैं, देखो ये यहाँ पे, और वो उसी पोजीशन पे होते हैं। एक पिक्चर आ रही है अभी, हाँ जी। और होपफुली 21 नवंबर को ये पिक्चर सिनेमा हॉल्स में आएगी। फरहान अख्तर की मूवी है 120 बहादुर, जो इसी पे बेस्ड है। इसके बारे में समझना चाहूँगा कि जिस टाइप से आपने बुक लिखी हुई है, जिस टाइप से ये घटना घटी है, शायद फरहान अख्तर इस रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे। मेरे हिसाब से फरहान अख्तर इस रोल को जस्टिफाई ज़रूर कर पाएंगे। एक बहुत ही प्रतिभाशाली फिल्म मेकर है। मैं तो बहुत उनके फिल्म मेकिंग अपनी जर्नी में बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन बहुत इलस्ट्रियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, और ये फिल्म बना रहे हैं, इसी के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, तो आई डोंट नो। थोड़ा सा अभी जो ट्रेलर आया है उसको लेके हल्का विवाद हुआ है। कुछ जो हमारे एरिया के यूथ हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं इस ट्रेलर को लेके, और उसका बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड ये है कि रिजांगला पे कुछ पिक्चरें पहले भी बनी हैं, और वो पिक्चरें बिल्कुल ही मिसरिप्रेजेंटेड पिक्चरें हैं। तो आज की डेट में पब्लिक ओवर सेंसिटिव हो रखी है कि अगर इस पे पिक्चर बनती है और उसमें हमारा जो योगदान है एरिया का वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जब हकीकत बनी, तो अब जब सोल्जर्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं बट दूसरे कम्युनिटी का आपने टैब लगा दिया जी, राइट, सो लोगों को पसंद नहीं आया। बाद में अभी हॉटस्टार पे इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ महेश मांजरेकर जी ने बनाई है जिसका नाम था वॉर ऑफ द हिल्स। दैट वाज आल्सो आई वुड से that people did not like it very much. It was research wise, I think, lacking to a large extent, if I may say. Production wise हो सकता है ठीक होगी, लेकिन इससे मेरे को ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए लोग थोड़े से सेंसिटिव हैं, बट जब आएगी तब देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बहुत जहाँ तक पॉसिबल है उतना एक्यूरेटली इस फिल्म को बनाया होगा। धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए और हमसे और हमारे दर्शकों से 1962 में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानियां साझा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड जय हिंद। तो दोस्तों, रेजांगला की उस जंग ने हमें दिखाया कि वीरता का असली अर्थ क्या होता है। जहां संख्या नहीं, हौसला जीतता है। जहां हथियार नहीं, जज्बा निर्णायक होता है। रेजांगला की बर्फ से ढकी घाटी आज भी गवाही देती है कि देश पहले है, बाकी सब बाद में। जय हिंद।